साहेब आणि रामदास तळस साहेब त्यांना थोडा मुश्किल होणार आहे, कारण ते मोठे पक्षातून येतं, त्यांना बोलण्याची खूप जास्त संधी देण्यात येतं. मी लहान पक्षातून येतं, मला 2 मिनटं आणि 3 मिनटाचा वेळ मिळतं आणि त्या 2 मिनटं आणि 3 मिनटामध्ये कशा 20-20 खेळायचं हे मला कळतं. मैं सबसे पहले तो अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद. मैं सबसे पहले तो एडवोकेट शरदुल राव सुधाकर राव जाधवर साहब आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. आपको देखने के बाद इतना तो ज़रूर कह सकता हूं कि मूछें हो तो एक बात यह है कि आपने यहाँ पर युवा जो संसद का आयोजन किया है, आपकी मंशा यही है, आपके इरादे यही है कि इनमें से कुछ नौजवान लड़के और लड़कियां राजनीति के अंदर भी आना चाहिए. और मैं भी यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं हमारे पास तो पैसा नहीं है, हमारे कोई माता पिता कोई बड़ा नेता नहीं था कि मैं राजनीति के अंदर आ जाऊँ, हमारे पास कोई मनी पावर मसल पावर नहीं है तो मैं कैसा राजनीति के अंदर आ सकता हूँ करके, अगर उसकी ज़िंदा मिसाल देखना है तो ये आपके सामने इम्तियाज़ जलील खड़ा हुआ है कि सितंबर 2014 को 24 साल की मेरी पत्रकारिता का जीवन मैंने ख़त्म किया. मैंने कहा कि अब पत्रकारिता करूँगा नहीं, बच्चों को पत्रकारिता सिखाने के लिए किसी इंस्टीट्यूट में जाऊँगा और बच्चों को पत्रकारिता सिखाऊँगा. सितंबर में मैंने रिज़ाइन किया और किस्मत देखिए कैसा खेल खेलती है, अक्टूबर में औरंगाबाद शहर का आमदार हो गया. और वो भी बड़े बड़े दिग्गजों को हराया. फिर 2019 का जब वक्त आया तो सारे लोगों ने कहा कि यार वो तो एक्सीडेंट था, तू जीत गया, अब तू खासदार भी बनने के लिए सोच रहा है. किसी ने भी साथ नहीं दिया, हर एक कहता था कि नहीं खासदार बनना बड़ा मुश्किल है. और मैं जिस इरादे के साथ खड़ा हुआ था वो मंत्र मैं आपको भी देना चाहता हूँ. ज़िंदगी के अंदर इस मंत्र को हमेशा इस्तेमाल करिएगा कि मंजिल मिले ना मिले ये मुक़द्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है. हम कोशिश करें तब जाकर जीते. और मैं खुद चाहता हूँ कि राजनीति के अंदर जब तक पढ़े लिखे बच्चे आएंगे नहीं, लड़के और लड़कियां राजनीति के अंदर, तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि इस देश के अंदर क्या खराब हो रहा है, इस राज्य के अंदर क्या खराब हो रहा है, आपको शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है. इफ यू वांट टू चेंज द सिस्टम यू हैव टू बी पार्ट ऑफ दैट सिस्टम. ये आपको समझने की ज़रूरत है. अगर मुझे कुछ बदलाव लेकर आने का है तो मैं एसी के कैबिन के अंदर सोफे में बैठकर सिर्फ ये आलोचना नहीं करना चाहिए कि राजनीति कितनी घटिया स्तर के ऊपर चली जा रही है करके, आपको उस सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा. शरदुल साहब, आपका जब इंट्रोडक्शन किया जा रहा था तो आपके कितने सारे डिग्रीज, आपने कितना पढ़ लिए भाई? आपके इतने सारे डिग्री देखने के बाद मुझे एक एहसास हुआ है कि शरदुल जी आप एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, लेकिन जो देश को चलाने की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जिसमें मैं भी हूं, ये 2 साहब भी है, बरने साहब भी है, तड़स साहब की है, ये एक अकेला ऐसा फील्ड है जहां पर आप कुछ नहीं भी पढ़े हैं तो आप नेता बन सकते हैं, लोकसभा में बैठ सकते हैं, विधानसभा में बैठ सकते हैं. इसमें इसीलिए एक ठहराव पास करिएगा कि कम से कम आज मैं देखता हूं कि एक पियून की नौकरी का एडवर्टाइजमेंट जब निकलता है तो उसमें यह लिखा जाता है कि कम से कम 8वीं पास होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, एमपी बनना है, आप बन सकते हैं. इसीलिए आज इस देश को बहुत सख्त ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं आपको राजनीति के मैदान के अंदर भी, हो सकता है कि आपके परिवार वाले आपसे ये कहेंगे कि नहीं ये हमारी फील्ड नहीं है, तुम इसमें कहाँ जा रही हो, तुम इसमें कहाँ जाना चाहते हो, कैसे जीत सकोगे. लेकिन अगर आपके अंदर हौसले है, अगर आप कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, देखिए लोकतंत्र के नाम के ऊपर, डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर हमने एक IAS किया हुआ
आईपीएस किया हुआ, एमपीएससी यूपीएससी पास किया हुआ, इनके सर के ऊपर कौन बैठे हुए हैं? तो हम बैठे हुए हैं। ये कैसा लोकतंत्र है? कहीं ना कहीं हमको इस बारे में सोचने की जरूरत है, और ये नौजवान आप लोगों को सोचने की जरूरत है। इस सेशन के बाद मुझे ये बताया गया है कि पत्रकारिता के ऊपर एक सेशन होने वाला है, जिसके अंदर ये चर्चा होने वाली है कि मीडियाचा खरा मालक कौन? कसली चर्चा साहेब? मीडियाचा खरा मालक कोण? दोनच लोक आहे या देशामध्ये आता, सगळ्यांचा मालक तेच। एक राहिला होता ज्याच्यामध्ये मी 12 वर्ष काम केली एनडीटीव्ही मध्ये, तेही विकून घेतलं। अडानी जी, अंबानी जी, और कौन है? और फिर उसके ऊपर आप ये भी चर्चा करने वाले हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता ते काय आहे? म्हणजे 24 वर्ष मी काम केलेलं आहे, आणि आता माझा सोडण्याचं कारण जे होता त्याच्यामध्ये प्रमुख कारण हे पण होता की आज देशामध्ये कोणताही न्यूज चॅनल आणि कोणताही न्यूजपेपर निष्पक्ष पत्रकारिता करत नाही। हे दुर्दैवी गोष्ट आहे, कारण डेमोक्रेसीचे जे 4 पिलर्स आहे त्याच्यामध्ये पत्रकारिता ही एक मोटा योगदान है। और अगर पत्रकार ही अगर इस तरह के अगर हो जाएंगे तो कैसा होगा? मैं इसीलिए चाहता हूं कि कोई ना कोई आज के इस दौर के अंदर सच बोलने वाला भी चाहिए। बरने साहब मुझे घूर कर देख रहे हैं कि अब क्या बोलेगा करके उसके अंदर, और जब मैं खड़े रहता हूं तो लोकसभा में भी बहुत सारे लोग घूर के देखते हैं कि अब क्या बोलेगा करके। कोई ना कोई तो वहां पे सच बात बोलने वाला चाहिए, वरना आप ये बताइएगा, इतने सारे पढ़े लिखे लड़के हैं, लड़कियां हैं, हर एक के हाथ में मोबाइल होगा। अगर मोबाइल निकालेंगे उसमें कैलकुलेटर निकालेंगे, और कैलकुलेटर निकालकर मैं आपको एक आंकड़ा बताऊंगा, वो आंकड़ा अगर आप लिख सके तो मैं समझूंगा कि आप जिंदगी का इम्तिहान पास हो गए। 8,48,196 करोड़ रुपीस लिख सकते हैं आप। ये सेशन खत्म होने के बाद कोशिश करके देखिएगा कि कितने शून्य उसके अंदर आते हैं। 8,48,196 करोड़ रुपीस सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को माफ कर देती है, और फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर यह कहती है कि आरबीआई ने हमसे यह कहा है कि हम नहीं बता सकते हैं कि ये हमने पैसा किसको दिए। अब तो अंकिता जी आप भी घूर के देख रही है मुझे, तो क्या है, दिक्कत ये हो गई है कि आजकल मैं किसी आमदार से अगर मिलता हूं सुबह के वक्त में, तो मैं पूछता हूं कैसे हो, तो कहता अच्छा है। मैं बोलता कहाँ है? तो बोलता यहीं हूं। मैं बोलता यहाँ नहीं, इधर से है क्या इधर से है? और अगर वही आमदार शाम में मिलता है तो दोबारा उसको पूछता हूं किधर है, क्योंकि सुबह कहीं और है तो शाम में कहीं और है। आज राजनीति ये स्तर के ऊपर आ गई है, और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो हम जो स्टेज के ऊपर बैठे हुए हैं वो जिम्मेदार नहीं है। यू डिजर्व द लीडर यू इलेक्ट। आप जिनको चुनकर देते हैं यह आपकी जिम्मेदारी है। मैं तमाम लोगों से यह कहना चाहूंगा, ठीक है इस देश के अंदर जात धर्म मजहब बहुत मायने रखता है, लेकिन जिस दिन इस देश का एक एक इंसान को देखकर वोट करना शुरू करेगा तो उस देश की हालत भी बदल जाएगी, देश की हालत भी सुधरेगी। लेकिन अगर जात देखकर, धर्म देखकर, मजहब देखकर, पार्टी देखकर अगर वोट करते रहोगे तो 75 साल हो गए हैं हम बस उसी पानी के लिए लड़ते हैं, अच्छी सड़क के लिए लड़ते हैं, बेरोजगारी के लिए लड़ते हैं। वही 8 लाख करोड़ रुपया अगर इन नौजवानों के अंदर बांट दिया जाए तो ये रोजगार खड़ा कर सकते हैं और कईयों को रोजगार देने की ताकत रख सकते हैं। मुझे अभी तक घंटी नहीं बजाई गई है। सर डॉक्टर साहब मैं आपका धन्यवाद देता हूं, लेकिन मुझे आदत हो गई है जब ज्यादा बोलना होता है और अध्यक्ष जब बेल बजाती है तो मैं कहता हूं अध्यक्ष महोदय 1 मिनट करते करते मैं 8-10 मिनट खींच लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। धन्यवाद सर। खरं तर अतिशय खेळीमेळीच्या वातावरणात
परंतु जर एखादी व्यवस्था बदलायची असेल तर त्यासाठी तुम्हाला त्या व्यवस्थेचा भाग बनणं किती गरजेचं आहे आणि त्याचबरोबर अतिशय कडक शब्दांमध्ये जबाबदारीची देखील युवकांना आपण जाणीव करून दिली, त्याबद्दल नक्कीच धन्यवाद इम्तियाजजी. यानंतर या